औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम करने लगे हैं उसका नाम है द डचेस एंड द ज्वेलर बाय वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ कौन थी। वर्जीनिया वुल्फ, इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड एसेइस्ट, बॉर्न इन लंदन 1882 एंड शी कमिटेड सुसाइड इन रिवर ओज इन 1941। ठीक है कि वर्जीनिया वुल्फ जो हैं एक नॉवेलिस्ट थी, एसेइस्ट थी, लंदन में पैदा हुई 1882 में और 1941 में उन्होंने खुदकुशी कर ली। ठीक है, शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ हाईली इन्फ्लुएंशियल Bloomsbury group, writing reviews and two novels before manifesting her peculiarity individual art as a novelist। कि वो ब्लूम्सबरी ग्रुप जो था उसके एक बहुत ही एक्टिव मेंबर थी। अब ब्लूम्सबरी ग्रुप कौन था? मॉडर्न मूवमेंट के अंदर ये हाईली इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट लोगों का एक सर्कल था जिसमें वर्जीनिया वुल्फ शामिल थी। ठीक है, हर वर्क्स ऑल्सो इंक्लूड सेवरल वॉल्यूम ऑफ एसेज एंड टू बायोग्राफीज, और इन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे हैं, कुछ नॉवेल्स लिखे हैं, बायोग्राफीज भी लिखी हैं। शी इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज पायनियर इन द यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और जिस टेक्निक पे ये नावल लिखती हैं वो टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए कि वर्जीनिया वुल्फ के नाम के साथ ये ज़रूर आता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब है, इसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है कि इंसान जो है जो कुछ सोच रहा है वो सारा कुछ किताब की शक्ल में या लफ्ज़ों की शक्ल में लिखा जाए। अब इसमें ग्रामर और सेंटेक्स का ख्याल नहीं रखा जाता, यानी स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखा जाता। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक लम्हे को मेरे जहन में एक बात आई है तो वो बात पूरी ही नहीं हुई और उससे पहले दूसरी बात मेरे जहन में आ गई, तो ये सारा किताबों में जब लिखा गया किताबी शक्ल में तो उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, और वर्जीनिया वुल्फ ने इस पे बहुत काम किया है। हर वर्क इंक्लूड ऑरलैंडो, अ रूम ऑफ वंस ओन, सिंपल गिफ्ट्स, मिसेस डॉलवे एंड मैनी मोर, और बहुत सारे इसने इनके एसेज हैं और नॉवेल्स हैं। अभी फ़िलहाल जो हम शॉर्ट स्टोरी करने लगे हैं वो है द डचेस एंड द ज्वेलर। सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं, इसमें इस्तेमाल होने वाली प्लेसेस के नाम देखते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला कैरेक्टर है वो ज्वेलर का खुद है, उसका नाम ओलिवर बेकन लिखा हुआ है और उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो दुनिया का अमीर तरीन जो है वो ज्वेलर है। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट तरीन कैरेक्टर जो है वो डचेस का है, डचेस ऑफ लैम्ब्रोन के नाम से उस वो मेंशन हुई हुई हैं। ठीक है, यानी ये लैम्ब्रोन इलाके का नाम है, उस इलाके की वो डचेस हैं, उसको मेंशन किया गया है। उसके बाद फिजिकली प्रेजेंस इस कहानी में जो हम देखते हैं उसके ऑफिस के दो लोग हैं, थोड़ी ज़्यादा उम्र के हैं, द टू ओल्ड मैन हैं। ठीक है, मार्शल एंड स्पेंसर उनके नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद टू यंग मैन हैं उसी के ऑफिस के, हैमंड एंड विक्स उसके नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद डियाना एक लड़की का नाम लिखा हुआ है जिसके ज़रिए ये टेम्प्ट करती है ओलिवर बेकन को। डचेस जो है ये इसकी बेटी का नाम है, लेकिन फिजिकली हम इसको देखते नहीं हैं कहानी के अंदर, लेकिन इसका नाम मेंशन हुआ हुआ है और ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आर्मेंटा एंड डेफने, ये भी इसकी बेटियों के नाम है, डचेस की बेटियों के नाम है दोनों के। द ड्यूक ये इसके शौहर का नाम है। ज्वेलर्स मदर का जिक्र आएगा, प्राइम मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स का जिक्र आएगा, ये उनके घर में जब खाने की दावत होती है तो उसमें जिक्र आता है इन सारी चीज़ों का, लेकिन ये इनको हम कहानी में फिजिकली प्रेजेंट नहीं देखते। उसके बाद जब हम इसकी प्लेसेस देखते हैं तो स्पेशली बॉन्ड स्ट्रीट का जिक्र किया गया है इस कहानी में, पिकाडेली का जिक्र किया गया है। बॉन्ड स्ट्रीट में इसकी शॉप है ज्वेलरी की, जिसमें डायमंड्स और ज्वेलरी है, ये इसकी ओलिवर बेकन की। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ये सारे नाम सिर्फ मेंशन हुए हुए हैं। वो इसलिए मेंशन हुए हुए हैं कि देखें ये इसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक पे लिखा गया ना, तो जो बात राइटर के जहन में आती है, जो मेन कैरेक्टर है उसके जहन में आता है, तो वो स्टोरी में मेंशन होता चला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी कहानी किस तरह से मूव करती है। सबसे पहले जो ये ओलिवर बेकन है, ये अपने घर में सुबह इसकी मॉर्निंग रूटीन दिखाई गई कि ये सुबह जब उठता है तो किस तरह से
कितनी लेविश इसकी सुबह होती है। जो उसके सर्वेंट्स होते हैं वो उसको बाथ टॉवल और उसके स्लीपर्स चीज़ें ला के देते हैं। फिर उसके बाद उसको जो ख़त उसके आए हुए होते हैं उनको कैसे फ्लिप करके उनके आगे रखा जाता है, किस तरह से उसके आगे नाश्ता पेश किया जाता है, और किस कदर ब्रांड्स के महंगे तरीन कपड़े वो पहनता है। और उसकी जो कॉलर में रोज़ लगाने के लिए भी उसकी एक मेड है जो कि अब नहीं है, अब चली गई हुई है। और बहुत ही लेविश उसकी सुबह थी और घर भी उसका बहुत खूबसूरत दिखाया गया है। और वो जैसे ही कपड़े पहन के बहुत ज़बरदस्त किस्म का सूटेड बूटेड हो के जब वो अपने घर से निकलने लगता है तो फिर उसके फ्लैशबैक्स आना शुरू होते हैं। उसको याद आता है, वो अपने आप को कहता है कि तुम गंदी गली में रहने वाले छोटे से लड़के थे जो दूसरों के कुत्ते चोरी कर करके बेचा करते थे। ये वो ओलिवर बेकन अपने आप से बातें कर रहा है, किसी से नहीं करा। अब इसको अपना बचपन याद आ रहा है जब उसने अपने आप को देखा ना कि मैं इस कदर किस जगह पहुंच चुका हूँ। फिर वो अपने बचपन को याद करता है कि मैं कुत्ते चोरी करके बेचा करता था। फिर इसने डायमंड्स की शॉप पे कुछ डायमंड्स को इधर उधर किया। फिर इसके बाद जो है इसने काउंटर्स पे काम किया, और इस तरह बहुत सारे छोटे छोटे काम किए। इसने अपनी माँ से वादा किया हुआ था कि मैं आपको दुनिया का अमीर तरीन ज्वेलर बन के दिखाऊंगा। फिर इसने डायमंड्स एक गलत तरीके से बेचने शुरू किया और फाइनली ये इस काम में किसी भी तरह से एंटर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये यही सोचता सोचता चलता हुआ, इसके चलने के भी बारे में टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ही वॉज लाइक वॉकिंग लाइक अ कैमल। ठीक है, उसको इस तरह से तशबीह दी गई है कि जैसे वो बहुत ही उसकी आंखों के आगे कोई चीज़ जच नहीं रही, वो हकारत से सारी चीज़ों को देखता हुआ ऐसे बहुत प्राइड से चलता चलता जो है अपने ऑफिस में पहुंचता है। ऑफिस आके वो देखता ऑफिस में आता है, आगे दोनों जो जिक्र हुआ हुआ है माइनर कैरेक्टर्स का, हैमंड और जो विक हैं और जो स्पेंसर हैं, वो लोग खड़े हुए हैं। उनको भी ये यानी इशारे से ही जब वो उठ के खड़े होते हैं तो वो कहता है कि बैठ जाएं। फिर इसके बाद ये चलता चलता अपने ऑफिस में आता है। ऑफिस में आके फिर ये अपने सेफ खोलता है ऑफिस के अंदर जिसमें डायमंड्स पड़े हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और उसके बाद ये अपने कमरे की खिड़की का कर्टन साइड पे करता है जिसमें सामने बेल लगी हुई है और सामने से बॉन्ड स्ट्रीट जो है वो नज़र आती है इसके ऑफिस में से। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फ़ोन बजता है और इसका जो क्लर्क है यानी जो इसका ऑफिसर है, मैनेजर है, वो फ़ोन करके कहता है कि जो डचेस ऑफ लैम्ब्रोन है वो आपसे मिलना चाहती हैं। अब ये कहता है कि ठीक है, आप डचेस ऑफ लैम्ब्रोन को 10 मिनट्स वेट करवाएं और उसके बाद मेरे ऑफिस में भेज दें। अब देयर वाज नो नीड टू लेट हर वेट फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट इंतज़ार करवाने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा था ऑफिस में। सिर्फ ये था कि वो शायद अपनी सेटिस्फेक्शन चाह रहा था कि मेरे लिए जो हैं वो ड्यूक्स और डचेस जो हैं वो इंतज़ार करते हैं। और डचेस को इसने इंतज़ार करवाया काउंटर के ऊपर। ठीक है, फिर 10 मिनट के बाद वो डचेस जो हैं इसके कमरे में वो हेमंड इनको लेकर आता है, इनके कमरे में एंटर होती है। अब डचेस की जो एंट्रेंस है वो भी बहुत ही शानदार किस्म की है। उसने इतना लंबा फ्रॉक पहना हुआ है और इतनी उसकी रेसलिंग साउंड है उसके ड्रेस की, और उसने डायमंड्स पहने हुए हैं। और वो आती है और आके इसके सामने बैठती है और उसके बाद फिर इसको अंदाज़ा होता है कि वो पहले जो है पहले जो है इससे मिल चुकी है, यानी ये नहीं लगता कि ये दोनों पहली दफ़ा मिले हैं। अब ये आके कहती है कि इन दोनों का कांटेक्ट पहले भी शायद ये कुछ सेल करके गई होती है इसके पास। अब ये दोबारा आती है तो कहती है कि मेरे जो हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं और ड्यूक को अगर पता चला कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो वो मुझे मार देगा। तो वो फाइनली उसको ये कहती है, अपना पाउच निकालती है और कहती है कि मैंने डायमंड्स जो हैं उसके सामने रखना शुरू करती है। अब ये जो डायमंड्स हैं ये उठा के चेक करने की कोशिश करता है, देखने लगता है कि क्या ये डायमंड ठीक हैं या नहीं हैं। तो वो क्या करती है कि उसको इनवाइट करती है कि इस वीकेंड पे मेरे घर में बहुत बड़ा डिनर मैंने किया हुआ है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसने कहा कि डियाना भी होगी, आर्मेनिया भी होगी, आर्मेंटा भी होगी।
लेकिन ख़ास तौर पे वो डियाना को मेंशन करती है इस वजह से कि ओलिवर बेकन का जो इंटरेस्ट था, इसकी जो लाइकिंग थी वो उसकी बेटी डियाना की तरफ थी, शायद ये इसी चीज़ को कैश कर रही थी। और आखिर में जब वो उसके पल्स को उठा के चेक करने के लिए दोबारा से हाथ लगाने की कोशिश करता है, तो ये कहती है कि आप जो है ना वीकेंड पूरा गुजार सकते हैं डियाना के साथ, यू कैन हैव लॉन्ग राइड्स विद डियाना इन वुड्स। ठीक है, यानी इस कदर मॉरली करप्ट हो चुका था ये माशरा कि वो पैसे लेने के लिए या फेक डायमंड सेल करने के लिए जो है उसको टेम्पटेशन दे रही थी अपनी बेटी की। ठीक है, आखिरकार वो जो के पूछता है कितने के, तो वो कहती है जस्ट $20,000। और वो जो 10 पर्ल्स होते हैं वो $20,000 चेक पे आखिरकार साइन कर देता है। जब वो साइन करता है और वो फ़ौरन उठाती है पैसे और उसके ऑफिस से चली जाती है। जब वो पर्ल्स को चेक करता है तो वो देवर रॉटन एट द कोर, ये टेक्स्ट में लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि बिल्कुल ख़राब थे, यानी रियल पर्ल्स नहीं थे जो वो सेल करके गई है, वो उसे सिर्फ $20,000 जो है वो लेके चली गई। लेकिन इसको पता था पहले भी, शायद वो इसके साथ इस तरह चीट कर चुकी थी, लेकिन वो इसलिए उसने दिया कि ही वॉज इंटरेस्टेड इन हिज डॉटर। इसको हम क्रिटिकल एनालिसिस में थोड़ा आगे चल के देखते हैं। अब वो जाके अपनी माँ की पिक्चर जो उसने ऑफिस में लगाई हुई थी उसके सामने जाके खड़ा होता है और कहता है कि इट वॉज फॉर द डियाना एंड नॉट फॉर द पर्ल्स, के मैंने पैसे जो हैं वो डियाना के लिए दिए हैं। आप ये भी उसके एक ख़ास टेक्निक थी, वो जब ऑफिस में उसने अपनी माँ की पिक्चर लगाई हुई थी और अपनी माँ की पिक्चर से वो बातें किया करता था। ठीक है, इसके बाद जो है वो पैसे लेके चली जाती है और जहाँ पर कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। पर्ल्स जो हैं वो फेक पर्ल्स इसको सेल करके जाती है। ठीक है, अब हम इसका अगर क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं तो हम सबसे पहली बात जो है वो ये है कि दिस स्टोरी इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑन विक्टोरियन सोसाइटी। विक्टोरियन सोसाइटी का ये जो ज़माना था इसमें जो बहुत हाई अप्स लोग थे वो उनके मॉरल डिके हो चुका हुआ था, उनका जो वेल्थ थी वो भी तकरीबन तकरीबन जा चुकी थी। जो नीचे से उठने वाले लोग थे, यानी गरीब तबके से उठने वाले लोग थे, वो बहुत ऊपर जा रहे थे, और जो ड्यूक और डचेस और इनके हायरार्की और इनकी इलीट्स क्लास थी वो सारी की सारी मॉरल डेकेडेंस का शिकार थी। ठीक है, बेसिकली इस स्टोरी का यानी मेन जो टाइम स्पैन है वो विक्टोरियन एज बनती है। फिर अगर हम इसके थीम देखते हैं तो थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है, ट्रस्ट, वैनिटी, हैप्पीनेस और इनसिक्योरिटी है। देखें, अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इसके लिए, डचेस के लिए, तभी वो जो है इस तरह आती है और आके फ़ौरन कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड को पता चला तो वो मुझे मार देंगे, मैंने जल्दी जल्दी से ये सेल करने हैं और वापस जाना है। ठीक है, और जो ओलिवर बेकन था उसके लिए भी अपीयरेंस मैटर करती थी, अदरवाइज उसके पास सारा कुछ था, दुनिया का वो अमीर तरीन शख्स था, उसके पास सिर्फ बैकग्राउंड नहीं था, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड उसको हायरार्की का चाहिए था, एलीट क्लास का चाहिए था। अपनी ज़ुबान में आप समझ लें कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म की ज़ात और नस्ल के साथ उसको ताल्लुक़ चाहिए था, जिसकी वजह से वो उसकी बेटी में इंटरेस्टेड था कि वो एक ड्यूक की बेटी है, तो इस तरह उसको एक फैमिली नेम मिल जाएगा। ठीक है, ये इस और ट्रस्ट की क्या बात है, ट्रस्ट पे कैसे ये स्टोरी बेस करती है कि ये दोनों जो थे एक दूसरे को असल में धोखा दे रहे थे, लेकिन दोनों को चूंकि एक दूसरे की ज़रूरत थी तो इस वजह से वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे थे। वैनिटी है, वैनिटी का मतलब होता है दिखावा, और ज़ाहिर है दोनों ही दिखावे में थे। हैप्पीनेस भी है, इनसिक्योरिटी भी है कि वो डचेस भी इनसिक्योर थी। क्यों इनसिक्योर थी? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, और ये इनसे ओलिवर बेकन इनसिक्योर था क्योंकि उसके पास फैमिली नेम नहीं था। ठीक है, तो इसलिए बोथ ऑफ देम नीडेड ईच अदर एंड बोथ ऑफ देम चीटेड ईच अदर। फिर उसके बाद ये जो लिखा गया है, शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में लिखी गई है, ये मैंने पहले आपको बताया है। अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते हुए खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई लाइन कहाँ जा रही होती है। जैसे जैसे इंसान के जहन में, राइटर के जहन में जो जो ख्याल आता जा रहा है वो लिखती जा रही है, उसमें कोई तरतीब नहीं है। बाज़ औक़ात वो एक बात कर रही होती है और दूसरे ही लम्हे वो किसी और बात की तरफ, जिसका पहली बात से शायद कोई ताल्लुक़ नहीं होता, या हल्का सा कहीं टिंट हल्का सा मिलता है किसी ह्यू में, वो चीज़ों को जो है वो कहाँ से कहाँ ले जाती है। ठीक है, अगर इसके कुछ टेक्सचुअल रेफरेंसेस हैं जो पेपर में एज अ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें देवर फ्रेंड्स एट एनिमीज हैं, द लिंक वाज फॉर्ज बिटवीन देम, ईच चीटेड द अदर, ईच नीडेड द अदर,
ये एज अ क्वेश्चंस भी आते होते हैं। जब हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको ये करवा दूंगी, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा स्टोरी अच्छी तरह से। इसको एक दफ़ा या दो दफ़ा इसको सुने ताकि आपको स्टोरी और इसके कैरेक्टर समझ आ जाए। उसके बाद इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जी, थैंक यू।